ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी को अभी एजुकेशन अड्डा में स्वागत है। यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आइटम के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और फाइनल अकाउंट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि आइटम की बात की जाए कि आइटम क्या होता है, तो हम जानते हैं कि व्यापार में कई तरह के खर्चे होते हैं और कई तरह के आमदनी होते हैं। तो कई तरह के जो खर्चे होते हैं और आमदनी होते हैं उसको हम लोग आइटम रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं बउआ? आइटम रिप्रेजेंट करते हैं। आइटम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉन कैश आइटम और दूसरा होता है कैश आइटम। यानी कि ऐसा आइटम, ऐसा खर्चा, ऐसा आमदनी जो हमको कैश के रूप में प्राप्त हो रहा है तो उसको बोलेंगे कैश आइटम, या कैश के रूप में भुगतान हो रहा है तो उसको बोलेंगे कैश आइटम। लेकिन ऐसा खर्चा और ऐसा आमदनी जो हमको कैश के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है, समझे, और न ही कैश के रूप में खर्चा हो रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन कैश आइटम। तो बोलेंगे सर नॉन कैश आइटम कितने टाइप्स का होता है, कितना नॉन कैश आइटम का प्रकार बताइए। तो नॉन कैश आइटम दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉन कैश इनकम और दूसरा होता है नॉन कैश एक्सपेंसेस। आप लोग यहाँ स्पष्ट होता होगा नॉन कैश आइटम। नॉन नॉन मतलब क्या? यहाँ पर कैश का अभाव है, यानी कि कैश क्या है, यहाँ पर शून्य है, यानी कि इसमें कैश नहीं है। ये ऐसा खर्चा और आमदनी है जिसमें कैश है ही नहीं, यानी कि जिसमें कैश नहीं आता हो और कैश नहीं जाता हो, उसको बोलेंगे नॉन कैश आइटम। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन कैश इनकम की बात सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो नॉन कैश इनकम कैसा होता, कैसी आय होता है, यानी कि ऐसी आय, ऐसी आमदनी जिसमें क्या हो, कैश के रूप में मुझे प्राप्त नहीं होता हो, जो कैश के रूप में मुझे प्राप्त नहीं होता हो लेकिन आमदनी शो कर रहा है, तो वैसी आय को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन कैश आय इनकम, यानी कि गैर रोकर आय, जो इनकम तो शो कर रहा है लेकिन हमको कैश के रूप में आमदनी प्राप्त अभी वर्तमान में नहीं हो रहा है, तो वैसी आय को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन कैश इनकम। जैसे हम बात करते हैं एक्रूड इनकम, यानी कि उपार्जित आय, तो बोलेंगे सर उपार्जित आय कैसी आय है? तो ऐसी आय जो हम कहीं अर्न कर लिए हैं, यानी कि कहीं हम कमा लिए हैं, ठीक है, मेरे द्वारा कहीं अर्जित किया गया है लेकिन मुझे मिला नहीं है, यानी कि वास्तव में मुझे कैश के रूप में ये आमदनी नहीं मिला हुआ है, तो वैसी आमदनी को, वैसी आय को हम लोग एक्रूड इनकम समझेंगे, उपार्जित आय समझेंगे। समझे बउआ? चलो ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल समझिए नॉन कैश इनकम का, कर है एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, यानी कि अस्थायी संपत्ति के मूल्य में जो यदि वृद्धि हो जाता है तो उसको भी नॉन कैश इनकम समझेंगे। देखो, अस्थायी संपत्ति के मूल्य में यदि वृद्धि हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता है जो मेरे पॉकेट में पैसा आ गया, मेरे जेब में पैसा आ गया अस्थायी संपत्ति को बेच करके, ऐसा कतई मतलब नहीं होता है। ये क्या सिर्फ शो कर रहा है जो आमदनी बढ़ गया लेकिन मेरे पास पॉकेट में पैसा, समझे कि नहीं समझे, मुझे कैश के रूप में आमदनी यानी कि नगद मुझे नहीं मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन कैश इनकम। समझे बउआ? अब हम आगे चर्चा करते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस के बारे में, गैर रोकर व्यय के बारे में। तो गैर रोकर व्यय कैसा व्यय है सर? तो ऐसा व्यय जो वास्तव में रिप्रेजेंट कर रहा है, ये खर्चा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बउआ? ये खर्चा है, यानी कि व्यय है, लेकिन मेरे पास से, मेरे पॉकेट से पैसा नहीं जा रहा है, यानी मेरे पॉकेट से नगद यानी कि कैश नहीं निकल रही है, तो ऐसी खर्चा को, यानी कि ऐसी व्यय को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन कैश एक्सपेंसेस बोलेंगे, यानी कि गैर रोकर व्यय बोलेंगे। जैसे डेप्रिसिएशन, देखो मान लीजिए मेरे पास कोई अस्थायी संपत्ति है, यदि उसके मूल्य में कमी आ गई है तो इसको हम डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो डेप्रिसिएशन से क्या हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं जो अस्थायी संपत्ति का मेरा मूल्य कमी हो गया है, मेरे अस्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी आ गई है, यानी कि अस्थायी संपत्ति का मूल्य कम हो गया है, तो ये क्या है?
आपका नॉन कैश एक्सपेंसेस है। इसका मतलब ये नहीं है जो हम संपत्ति को बेच दिए, इसका मतलब ये नहीं है जो मैं संपत्ति को बेच दिए या संपत्ति पर हम कुछ खर्चा किए, इसका कभी मतलब नहीं है। यानी कि संपत्ति का मूल्य ही कम हो गया। क्या हो गया? संपत्ति का मूल्य ही कम हो गया, लेकिन संपत्ति तो मेरे पास वर्तमान में है ही ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यानी कि नॉन कैश एक्सपेंसेस, यानी कि ऐसा खर्चा, ऐसा व्यय जो वास्तव में हमको पॉकेट से नहीं निकल रहा है, पॉकेट से खर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन एक तरह से मेरे संपत्ति में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो ऐसी खर्चा को, ऐसी व्यय को हम क्या बोलेंगे? नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब आगे बात करते हैं बउआ, जैसे अदत्त व्यय यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये क्या है? आपका नॉन कैश एक्सपेंसेस है। क्या है बउआ? नॉन कैश एक्सपेंसेस है। अब एक बात बताओ, अदत्त व्यय कौन सा व्यय है सर? तो जैसे किसी मजदूर से हम क्या करेंगे? काम, वर्क ले लेंगे, उससे काम करवा लेंगे, लेकिन उसकी मजदूरी नहीं भुगतान करना, ये मेरे लिए क्या है? आउटस्टैंडिंग व्यय, यानी कि अदत्त व्यय मेरे लिए दायित्व क्रिएट हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये ऐसा खर्चा है जो वास्तव में क्या हुआ है? मेरे पॉकेट से अभी नहीं निकला है, मेरे पॉकेट से अभी खर्च नहीं हुआ है, लेकिन ये तो है, तो खर्च ही एक तरह से है, तो व्यय ही मेरे लिए। तो ये अदत्त व्यय भी क्या है? गैर रोकड़ व्यय है। यहाँ तक कोई दिक्कत? जी नहीं। बोलेंगे अब एक बच्चा बोल रहे हैं सर डेप्रिसिएशन के बारे में मुझे थोड़ा समझा दीजिए, जो ह्रास किसे कहते हैं, डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब किसी अस्थायी संपत्ति का प्रयोग हम अपने यदि व्यापार में करते हैं, क्या करते हैं बउआ? जब किसी अस्थायी संपत्ति का प्रयोग हम अपने व्यापार में या व्यवसाय में करते हैं, तो उसमें टूट फूट होने के कारण, उसमें घिसावट आने के कारण, उसमें अप्रचलन होने के कारण, या दुर्घटना होने के कारण, या अन्य किसी भी कारण से यदि उसकी संपत्ति के मूल्य में कमी आ जाती है, उस संपत्ति के मूल्य में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है, तो उसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे, ह्रास। क्लियर हुआ बउआ? कोई परेशानी? अच्छा जी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैश आइटम की ओर बढ़ते हैं। समझ गए ना? नॉन कैश आइटम समझ गए? नॉन कैश आइटम समझ गए, यानी कि नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश इनकम के बारे में क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कैश आइटम, सर रोकड़ मद क्या होता है? तो रोकड़ मद अब यहाँ पर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको। कैश आइटम की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसा आमदनी और ऐसा खर्चा जो कैश में मतलब नगद के रूप में वास्तव में होता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैश आइटम। जैसे हम सबसे पहले बोलेंगे रेवेन्यू आइटम के बारे में। क्या बोलेंगे? रेवेन्यू आइटम। तो आयगत मद क्या होता है? देखो, आयगत और पूंजीगत को समझ लो, यानी कि कैश आइटम में आयगत और पूंजीगत यदि समझ लोगे तो आयगत का जो टाइप्स है और फिर पूंजीगत का जो टाइप्स है, आपको समझने में कोई तकलीफ यानी कि कोई परेशानी नहीं होगा। तो हम बात करते हैं आयगत मद के बारे में। आयगत मद क्या होता है? तो ऐसी मद जो व्यवसाय के प्रकृति, संचालन एवं परिचालन से संबंधित हो, उसको हम क्या बोलेंगे बउआ? रेवेन्यू आइटम, यानी आयगत मद बोलेंगे। और ध्यान रखना है आपको, जो आयगत मद जो होता है ना, आवर्तक स्वभाव का होता है, यानी कि रेकरिंग नेचर का होता है। कैसा नेचर होता है बउआ? आवर्तक स्वभाव का, यानी कि रेकरिंग नेचर का होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है, जो ये जो मद होता है ना, रेवेन्यू आइटम, आयगत मद, ये बार बार होता रहता है बिजनेस में। क्या होता रहता है? ये बार बार होता रहता है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे आयगत मद। नाम से नहीं देख रहे हैं, आयगत आने वाला है। क्या बउआ? आने वाला आयगत। ये समझ लो, ये आयगत मद है। समझ गए? यानी कि ऐसी मद जो व्यवसाय या व्यापार के प्रकृति, नेचर से संबंधित हो, यानी कि परिचालन और संचालन से संबंधित हो, यानी कि एक व्यापार के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है, ऐसा खर्चा, ऐसा आमदनी। समझे? इस आइटम को, इस मद को हम लोग बोलते हैं आयगत मद। समझे? ये घूमता रहता है बिजनेस का आगे पीछे, ऐसे 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 घूमता रहता है, तो समझ लो ये आयगत मद हो गया बउआ। कोई दिक्कत? जी नहीं। अब बोलेंगे सर आयगत मद, अब समझ लो पापा मुझे रोज दर्शन होता है, आप लोग को पापा रोज दर्शन होता है, ये समझ लो आयगत मद जो होता है ना बुआ, वो बिल्कुल पापा की तरह होता है। समझे? क्योंकि ये रोज दर्शन होता रहता है। कोई दिक्कत बच्चों? जी नहीं। अब आगे बढ़ जाते हैं हम इसी बात को, यानी कि रेवेन्यू आइटम को ही पहले समझ लेते हैं बच्चों। देखिए, रेवेन्यू आइटम जो होता है, आयगत मद जो होता है, दो प्रकार का होता है। एक आयगत प्राप्ति होता है, आयगत आय, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि रेवेन्यू इनकम इसको कह सकते हैं।
और एक होता है बउआ आयगत भुगतान यानी कि आयगत व्यय यानी कि रेवेन्यू पेमेंट्स यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो बोलेंगे सर आयगत प्राप्ति और आयगत आय क्या होता है। यदि आप ये पापा वाला मद को समझ गए हैं यानी कि आयगत मद को समझ गए हैं तो आपको आयगत प्राप्ति और आयगत आय को समझने में कोई डिफिकल्टीज महसूस नहीं होगा। अब बोलेंगे सर कैसे, तो आप समझिए आयगत प्राप्ति और आयगत आय क्या होता है। यानी कि ऐसी प्राप्ति ऐसी आमदनी यानी कि ऐसी आय ऐसी प्राप्ति जो व्यवसाय के प्रकृति से संबंधित हो, संचालन और परिचालन से संबंधित हो, वैसी आय को वैसी प्राप्ति को हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू इनकम बोलेंगे बउआ। अब बोलेंगे सर आयगत प्राप्ति आयगत आय का स्वभाव कैसा होता है सर, नेचर कैसा होता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं इसका नेचर आवर्तक स्वभाव का यानी कि रेकरिंग नेचर का होता है। यानी कि ये जो आमदनी होता है ना बार बार हमको बिजनेस में प्राप्त होता है, वो व्यापार में प्राप्त होता रहता है। तो वैसी आमदनी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयगत प्राप्ति और आयगत आय बोलेंगे। तो आप ये समझ लीजिए पापा वाला इसमें भी गुण है, क्योंकि पापा में बेटा का गुण होता है, सॉरी एगो बेटा में पापा का गुण होता है कि नहीं होता है बच्चों। हाँ तो आप समझ रहे हैं ना, होता है। इसीलिए ये पापा वाला गुण तो बेटा में होगा है ना। आयगत प्राप्ति समझ गए, जैसे इसमें आ जाएगा सेल ऑफ गुड्स, इनकम फ्रॉम कमीशन, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, जनरल डोनेशन, इंट्रेंस फी यानी कि इनकम फ्रॉम कमीशन, कमीशन जानते हैं, सब्सक्रिप्शन चंदा, जनरल डोनेशन यानी कि सामान दान, इंट्रेंस फी यानी कि प्रवेश शुल्क, ये सब क्या हो गया बुआ आयगत प्राप्ति और आयगत आय है ये। अब बोलेंगे सर ये सेल ऑफ गुड्स क्या होता है, एक बात बताओ गुड्स किसे कहते हैं, माल। गुड्स का हिंदी क्या होता है बुआ, माल। तो व्यापारी द्वारा जिस वस्तु का कारोबार और धंधा करते हैं ना उसी को बोलते हैं गुड्स। किसको बोलते हैं, गुड्स। व्यापारी द्वारा जिस वस्तु का कारोबार और धंधा करते हैं ना यानी कारोबार, उसको हम गुड्स बोलते हैं। तो अब एक बात बताइए, गुड्स तो क्या कर रहा है, व्यापार का नहीं चक्कर लगा रहा है, इसीलिए ना बोलते हैं उसको आयगत मद है यानी कि आयगत प्राप्ति और आयगत आय है। कोई दिक्कत। अब चलिए पापा वाला मद को ही अभी समझते हैं। अब देखो आयगत मद में का दूसरा टाइप है आयगत भुगतान या व्यय, उसको बोलेंगे यानी कि रेवेन्यू पेमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब बोलेंगे ये सर ये आयगत भुगतान क्या होता है, तो ये भी ऐसे भुगतान होता है जो बिजनेस के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। यानी कि ये भी इसमें भी पापा की तरह पापा वाला गुण रहता है इस बेटे में भी, यानी कि आयगत भुगतान में भी आयगत व्यय में। अब बोलेंगे सर जैसे परचेज ऑफ गुड्स, सैलरी एंड वेज, रेंट, रेट्स एंड टैक्स, इंश्योरेंस, टेलीफोन, एडवर्टीजमेंट, ये सब जो होता है ना बउआ ये आयगत भुगतान एवं आयगत व्यय का एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत जी नहीं। तो आयगत भुगतान और आयगत व्यय कैसी व्यय है सर बताइए मुझे। तो आयगत भुगतान या आयगत व्यय ऐसी व्यय है जो व्यवसाय के प्रकृति से संबंधित हो, व्यवसाय के परिचालन एवं संचालन से संबंधित हो। यानी कि ये आयगत भुगतान और आयगत व्यय भी जो होता है ना बउआ आवर्तक स्वभाव का होता है, यानी कि रेकरिंग नेचर का होता है। क्या होता है, रेकरिंग नेचर का, यानी कि बार बार ये खर्चा मतलब व्यय और भुगतान होता रहता है। समझे कि नहीं समझे। यानी कि इसको भी समझ लीजिए ये पापा की तरह ये भी रोज दर्शन एगो बिजनेस में होता ही रहता है। समझ गया आयगत भुगतान। आप बोलेंगे सर कहीं थोड़ा और समझाइए। तो आयगत भुगतान आप समझ लीजिए नाम से ही स्पष्ट है, आयगत भुगतान क्या है बुआ, आयगत भुगतान यानी कि यह आयगत व्यय, ये व्यय इसीलिए करते हैं ताकि हमको उससे आमदनी कमाना है। यानी कि रेवेन्यू पेमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंसेस यानी कि ऐसा खर्चा जो आपको क्या कर रहा है यानी कि रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं आयगत भुगतान आयगत व्यय। क्योंकि यहाँ पर जो हम पैसा लगा रहे हैं, गुड्स में जो पैसा लगा रहे हैं बउआ, माल जो खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं बताओ, क्योंकि हमको इससे रेवेन्यू जनरेट करना है यानी कि आमदनी कमाना है। तो ये ऐसा आय है, ऐसा भुगतान है, ऐसा व्यय है जहाँ पर हम लोग भुगतान करते हैं यानी खर्चा करते हैं, व्यय करते हैं, उससे क्या मिलता है हमको यानी कि रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। यानी कि फोकटिया खर्चा नहीं है। देखो कुछ ऐसा भी खर्चा होता है जो फोकट में खर्चा कर डालोगे फोकट में हो जाएगा, लेकिन उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो ऐसा मत समझना ये फोकटिया खर्चा नहीं है, ये पूरा एकदम असली वाला खर्चा है बउआ, नकली वाला नहीं है, ये फोकट वाला नहीं है। यानी कि ऐसा भुगतान, ऐसा खर्चा, ऐसा व्यय जिससे क्या हो मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं आयगत भुगतान या आयगत व्यय।
यहाँ तक कोई दिक्कत समझ गए? परचेज ऑफ गुड्स, सैलरी एंड वेज, रेंट रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, टेलीफोन, एडवर्टीजमेंट, ये सब क्या हो गया बुआ? ये आयगत मद हो गया। क्या हो गया? सॉरी, आयगत मद तो हुआ ही, ये आयगत भुगतान और आयगत व्यय है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब कैपिटल आइटम के बारे में। अब पूंजीगत आइटम के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा लंबा खिंचा रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो आप लोग क्या पढ़ते पढ़ते क्या होते हैं, कभी कभी पढ़तंग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को नहीं फिर भी आप लोग नहीं समझ पाते हैं, जो कि आपको 15 से 20 मिनट में इस टॉपिक को आप लोग पूरा क्लियर रूप से समझ जाएंगे और कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो समझ लीजिए कैपिटल आइटम क्या होता है बउआ। तो कैपिटल आइटम यानी कि पूंजीगत मद ऐसी मद जो व्यवसाय के प्रकृति से संबंधित नहीं होता है। क्या होता है? ऐसी मद जो व्यवसाय के प्रकृति से संबंधित नहीं होती है, यानी कि बिजनेस के नेचर का नहीं होता है बउआ, ध्यान रखना। यानी कि कह सकते हैं जो पूंजीगत मद वह मद होते हैं जो व्यापार के संचालन और परिचालन से संबंधित नहीं होता है, यानी कि अनावर्तक स्वभाव का होता है, यानी कि नॉन रेकरिंग नेचर का होता है बउआ। यानी कि ऐसा मद जो बार बार नहीं होता है। ये समझ लो कैसा होगा, ये पक्का शोकनी मामा की तरह होगा। क्या होगा बुआ? मामा की तरह होगा। देखो मामा रोज रोज मिलता है आपको? नहीं मिलता है, कभी कभार आते हैं भरदुतिया के पर्व में। नहीं, भाई बहन का जो पर्व होगा वो रक्षाबंधन होगा या भरदुतिया होगा, समझे कि नहीं समझे? होली या दीपावली के समय में जो होता है, याद है कि नहीं है आप लोग को? उसी टाइम में ये आएगा, मामा दिखेगा। तो समझ लो कुछ ऐसा आइटम ऐसा होता है जो बिजनेस में कभी कभार होता रहता है, कभी कभार दिखने के लिए दिखता है। तो वैसी आइटम को यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे, वैसी खर्चा या आमदनी को हम लोग कैपिटल आइटम बोलते हैं। तो आप लोग समझ लीजिए जो कैपिटल आइटम यानी कि पूंजीगत मद जो होता है वो भी दो टाइप का होता है, यानी कि पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत आय, कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल इनकम बोल सकते हैं इसको, पूंजीगत भुगतान यानी कि पूंजीगत व्यय, कैपिटल पेमेंट्स, कैपिटल एक्सपेंसेस। अब बोलेंगे सर पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत आय क्या होता है, समझ लीजिए। तो ऐसी आय जो व्यवसाय के प्रकृति, संचालन और परिचालन से संबंधित नहीं होता है, और उसे हम क्या बोलेंगे, पूंजीगत आय या पूंजीगत प्राप्ति बोलेंगे। और ध्यान रखना है जो पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत आय जो होता है नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, यानी कि कहने का मतलब ये बार बार बिजनेस में नहीं दिखता है, बार बार बिजनेस में ये आमदनी नहीं होता है। तो ऐसी आमदनी को पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत आय बोलेंगे। जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अब बार बार फिक्स एसेट यानी कि अस्थायी संपत्ति जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इस सबको क्या बोलेंगे, सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो सेल ऑफ फिक्स एसेट करेंगे तो बार बार बेचेंगे, बार बार फिक्स एसेट को बेचेंगे बउआ जी? नहीं। तो ये क्या होगा, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत है। अब बोलेंगे सर नहीं समझे, तो एक बात बताओ, मान लीजिए आप कपड़े का व्यापारी है। क्या है आप? एक कपड़े का व्यापारी है, और कपड़े व्यापारी है तो कभी कभी आपका लाइन गायब हो जाता है, बिजली चली जाती है, समझे, बिजली वेंट ऑफ। तो उस स्थिति में क्या करोगे? आप एक जनरेटर रखे हैं या होंडा रखे हैं, अब क्या हो गया, होंडा खराब हो गया, जनरेटर खराब हो गया, अब जनरेटर को बेच दिए, तो जनरेटर से जो आमदनी हुआ, होंडा से जो आमदनी हुआ, ये क्या हो गया, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हुआ। तो ये क्या हो गया, पूंजीगत प्राप्ति। तो एक बात बताओ, यहाँ पर अस्थायी संपत्ति का जो विक्रय हो रहा है ये बार बार नहीं होता है, क्योंकि उसको बेचने का उद्देश्य हम लोग नहीं रखते हैं। तो ये हो गया पूंजीगत प्राप्ति। लेकिन कभी कभार क्या करेंगे, मजबूरी बस हमको बेचना पड़ रहा है, तो ये पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत आय हुआ। सेल और इन्वेस्टमेंट यानी कि कोई विनियोग, हम मान लीजिए कहीं पैसा लगाए थे और उसको क्या किया, बेच दिए, तो उससे जो आमदनी हो गया आपका पूंजीगत मद। अब बार बार विनियोग को नहीं बेचेंगे। लाइफ मेंबरशिप फी यानी कि जीवन में जो एक बार ही फी वसूल करते हैं हम लोग। देखो अलाभकारी संगठन का पॉइंट है ये, लाइफ मेंबरशिप यानी कि आजीवन सदस्यता शुल्क। यदि किसी सदस्य जीवन में जो एक ही बार हमको पूरे होल लाइफ के लिए जो सदस्यता शुल्क मिलता है उसको बोला जाता है लाइफ मेंबरशिप फी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पूंजीगत मद बोलेंगे। अब बताओ, क्योंकि ये तो हर बार नहीं मिलेगा, समझे, पूरा जीवन में एक ही बार मिल रहा है। सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो ये सब ध्यान रखना है। ये पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत आय है। पूंजीगत प्राप्ति समझ गए, जो कभी कभार हमको बिजनेस में दिखता हो, जो व्यवसाय एवं के प्रकृति, संचालन और परिचालन से संबंधित नहीं होता हो। जो व्यवसाय, ये क्या होता है, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत आय क्या होता है बउआ, अनावर्तक स्वभाव का होता है,
यानी कि ये बार बार नहीं होती है। तो समझ लो एकदम ये मामा की तरह है। क्या है? मामा पर गया है बिल्कुल। ये पापा से कोई मैच नहीं करता है, बिल्कुल मामा पर चला गया। समझ गए? अब कैपिटल आइटम की बात करते हैं, सॉरी कैपिटल आइटम में आप पूंजीगत भुगतान और व्यय की बात करेंगे, यानी कि कैपिटल पेमेंट और एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो ऐसी भुगतान और ऐसी व्यय जो व्यवसाय के प्रकृति से संबंधित नहीं होता है, पर व्यवसाय के परिचालन और संचालन से संबंधित नहीं होता है, तो उसको हम बोलेंगे पूंजीगत भुगतान और पूंजीगत व्यय। जैसे बोलेंगे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। क्या बोलेंगे? परचेज ऑफ फिक्स एसेट, यानी कि अस्थायी संपत्ति को यदि आप खरीदते हैं तो हम बार बार अस्थायी संपत्ति को खरीदेंगे। एक बात बताओ बउआ, हम व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस करने के लिए हम बार बार बिल्डिंग खरीदेंगे, बार बार लैंड खरीदेंगे, बार बार फर्नीचर खरीदेंगे? जी नहीं। तो ये सब क्या हो गया? पूंजीगत भुगतान। अब ध्यान रखना है, जो पूंजीगत भुगतान और पूंजीगत व्यय भी अनावर्तक स्वभाव का होता है, यानी कि ये भी ऐसी भुगतान होता है, ऐसा व्यय होता है जो ये बार बार नहीं दिखता है, बार बार नहीं होता है। जैसे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गया, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये सब क्या है बुआ? कैपिटल पेमेंट्स है, कैपिटल एक्सपेंसेस है। अब हम आपको एक ऑब्जेक्टिव देते हैं, या उसको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से समझिए। मान लो मिस्टर एक्स क्या है? एक फोटोग्राफर है। क्या है? फोटोग्राफर। मान लीजिए वो स्टूडियो चला रहा है। क्या चला रहे हैं? स्टूडियो जो चला रहे हैं ना, तो उसका जो मकान था बउआ, तो मकान पे पहले एलिवेस्टर था। सॉरी मकान है, लेकिन छत जो है ना ऊपर में, रूफ, उसमें एलिवेस्टर ही है। तो एलिवेस्टर को हटा करके बउआ उसको ढलाई कर दिया, यानी कि पक्का पिटवा दिया बुआ ऊपर से। समझ गए ना? ढलाई करवा दिया। तो आप बताइए, जो ढलाई जो कर दिया, तो कौन सा खर्चा हो गया, कौन सा व्यय हो गया? तो आपको जवाब देना है। देखो, ढलाई करेंगे तो बार बार करेंगे, ये बात बताओ। ढलाई बार बार नहीं किया जाता है बउआ। तो ये ढलाई जो हुआ ना, ये पूंजीगत भुगतान हुआ। यानी कि हम लोग ढलाई मकान को, यानी कि छत को बार बार नहीं कराएंगे, लेकिन वही स्टूडियो वाला, समझे कि नहीं समझे? यानी कि अपने रूम के अंदर में, स्टूडियो के अंदर में तरह तरह का डिजाइनिंग शो करता रहता है। समझे कि नहीं समझे? रंग पेंट करता रहता है। समझे कि नहीं समझे? डिजाइन बनाते रहते हैं, ताकि मेरे स्टूडियो में लोग आए और मुंह कान चमका करके फोटो खिंचाए। समझे कि नहीं समझे? यानी कि थोड़ा होता है स्टाइलिश अपने आप को दिखाने के लिए। तो मेरा स्टूडियो ऐसा है। तो वैसा जो खर्च होता है, बार बार जो रंग पेंट और डिजाइन पर जो खर्च कर रहा है ये स्टूडियो वाला मिस्टर एक्स, तो ये कैसा खर्चा है बताइए? तो आप देखो, ये बिजनेस से संबंध, स्टूडियो वाला का तो काम है, बिजनेस का नेचर का ना खर्च हुआ। स्टूडियो वाला का रंग पेंट और डिजाइन जो ये बार बार करवा रहा है, तो बुआ आप समझ लीजिए स्टूडियो वाला से रिलेटेड है। यानी कि बिजनेस, स्टूडियो वाला का बिजनेस है स्टूडियो चलाना, तो उसके व्यवसाय के प्रकृति से संबंधित है। तो ऐसा खर्चा को हम लोग क्या बोलेंगे बुआ? आयगत भुगतान और आयगत व्यय। यानी कि रंग पेंट और डिजाइन पर बार बार इसीलिए खर्च किया जाता है, ताकि क्या हो? कस्टमर आए, उससे रेवेन्यू जनरेट हो। समझे कि नहीं समझे? तो ये समझ गए आप लोग पूरे टॉपिक को? कोई दिक्कत बउआ? अच्छा जी नहीं सर, अच्छा कोई दिक्कत नहीं बउआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को समय देने के लिए।